नमस्कार दोस्तों जीएसटी के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। जी दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चेंजेज आए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या चेंज आया है 1 जनवरी 2022 से? तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेज के अगेंस्ट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा शब्दों का, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेज के अगेंस्ट आपको आईटीसी मिलेगा जो कि जीएसटीआर 2B में नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों, जितना भी आपको आईटीसी जीएसटीआर 2B में नजर आ रहा है, आप सिर्फ उतना ही क्लेम कर पाएंगे। मैं इन शब्दों पे बहुत वजन दे रहा हूं, उसका एक रीजन भी है। रीजन क्या है? पहले दोस्तों, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स था तो उसके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी जो कि हमने आपसे पहले डिस्कस भी करी हुई हैं कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, आपके पास में माल आया होना चाहिए या आपने सर्विस रिसीव की हुई हो, जो आपका जो सप्लायर है उसने अपना टैक्स पे किया हो, प्रॉपर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया हो, वो आपके पास अवेलेबल हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए थे पहले, ये आज भी चाहिए। लेकिन इनके अलावा पहले हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि जो हम 2B से मैच कराते हैं अपनी 3B को, उतना हम क्लेम करने के लिए, लेकिन अब तक रूल कंफर्म नहीं था कि आपका एग्जैक्ट वो मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि आपके 2B में कोई इनवॉइस नज़र नहीं आ रही है लेकिन एक्चुअली में आपने मेटेरियल परचेज किया या आपने कोई सर्विसेज ली तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यहाँ पे एक डिस्प्यूट भी चल रहा था, अलग अलग व्यूज आ रहे थे और हमने एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि आप क्रेडिट ले सकते हैं इवन दो यदि वो 2B में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब 1 जनवरी से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। इवन दो आपके पास में इनवॉइस की कॉपी है, इवन दो आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है, इवन दो आपने एक्चुअली में गुड्स को या सर्विसेज को रिसीव किया है, तब भी आप अपना क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट जो इसका आएगा, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि सपोज आप मटेरियल परचेज करते हो किसी ऐसे सप्लायर से जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, जो QRMP स्कीम के अंदर अपनी क्वार्टरली इनकम जीएसटी की रिटर्न को फाइल करता है, और वो IFF जो फैसिलिटी है उसको भी वो फॉलो नहीं करता, उसको नहीं लेता क्योंकि वो ऑप्शनल है, वो उसमें नहीं जाता। वो कहता है कि सब मैं तो क्वार्टर एंड के बाद ही अपनी सारे 3 महीने की इनवॉइसेज को अपलोड करूँगा। सपोज आपने जनवरी 2022 को कोई मटेरियल परचेज किया, लेट से आपने 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया जिस पे 18,000 रुपए का जीएसटी था, यानी आपने 1,28,000 रुपए की उसको पेमेंट भी कर दी, आपके पास मटेरियल भी आ गया, आपके पास इनवॉइस की कॉपी भी आ गई। जो आपका जो सप्लायर है उसने उस 18,000 रुपए को अगले महीने फरवरी में टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। आपके 2B में क्या ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि उसने IFF फाइल नहीं किया। आपके 2B में ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब चूंकि जनवरी महीने की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे फरवरी में, आपके 2B में ये इनवॉइस शो नहीं कर रही है तो आप इसका क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे। क्लियरली मेंशन कर दिया है रूल्स के अंदर, एक्ट के अंदर पूरी तरह से उन्होंने डाल दिया है कि जब तक आपका 2B के अंदर अमाउंट शो नहीं करेगा आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो मीन्स क्या हुआ?
आपने 18,000 रुपये का पेमेंट पार्टी को किया, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पा रहे। आप उसका क्रेडिट कब ले पाएंगे? जब वो मार्च मंथ की अपनी रिटर्न को फाइल करेगा अप्रैल महीने में। तो जब आप अपनी मार्च की रिटर्न को फाइल करेंगे तब आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे, यानी कि आपके 18,000 रुपये 3 महीने के लिए ब्लॉक हो गए। जो आप फरवरी में आप क्लेम कर सकते थे वो आप क्लेम करेंगे अप्रैल के महीने में जा करके। आपको 2 महीने का, यानी कि फरवरी में आप क्लेम नहीं कर पाए, आप मार्च में क्लेम नहीं कर पाए, आप क्लेम कब कर रहे हैं? अप्रैल के महीने में। और ये भी तो हो सकता है कि जनवरी में आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो, फरवरी में लायबिलिटी ज़्यादा हो, मार्च में लायबिलिटी ही ना हो आपकी। तो जनवरी में आपको कैश पेमेंट करना पड़ गया, फरवरी में आपको कैश पेमेंट करना पड़ गया, और मार्च में सपोज आपकी इनवॉइस ही कोई जनरेट नहीं हुई थी, लेकिन आपके पास 2B में आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप आईटीसी को क्लेम उस समय आप कर पा रहे हैं। तो आपको 2 महीने आपको टैक्स अपनी जेब से देना पड़ा, कैश में देना पड़ा, जबकि आपने ऑलरेडी 18,000 रुपये पार्टी को दे रखे थे। वो 18,000 रुपये सरकार के अकाउंट में जमा हो गए थे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब आने वाला है। और जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरा अपना ये मानना है कि इस केस में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा छोटे व्यापारियों को, जो QRMP स्कीम को फॉलो करते हैं। जी दोस्तों, क्योंकि अब आप QRMP स्कीम को जो फॉलो करने वाले सप्लायर हैं, अगर आप उससे माल खरीदेंगे तो आपको, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, आपको 2 महीने का आपको नुकसान होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी प्रेफर करेंगे उस व्यक्ति से माल खरीदना जो मंथली रिटर्न को फाइल करता है। और सरकार कहती है 5 करोड़ से कम के टर्नओवर वालों को QRMP स्कीम वो लेकर के आए हुए हैं, ताकि उनको हर महीने कंप्लाइंस ना करनी हो। तो फ़र्क दोनों जगह पर है, साफ है, नज़र आता है। अब देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते। समझदार आप भी हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।